अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुस्लिम खोकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो और नई अपडेट के साथ। कनाडा रिफ्यूजल, कनाडा वीजा, कनाडा रिकंसिडरेशन, इस टाइम ये 3-4 हॉट टॉपिक चल रहे हैं फॉर दोज जो अपना कनाडा का वीजा फाइल करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, जिन्होंने कर दिया है या उनको रिफ्यूजल लग के आ गया। कनाडा रिफ्यूजल के ऊपर इतनी ज्यादा सर्चेस की गई हैं और ये रिफ्यूजल के पीछे सारा जो क्रेडिट है वो जाता है हमारे टिकटॉकर्स को, जिन्होंने 185 कैनेडियन डॉलर में कनाडा पहुंचाने का एक अज़म जो उठाया था वो अल्हम्दुलिल्लाह अब पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। 185 डॉलर में कोई भी कंट्री अपना खाली वीजा नहीं देती। जो इसकी बाकी टैक्टिक्स हैं वो किसी ने नहीं बताए, कोई फैक्ट्स के ऊपर बात नहीं हुई। जस्ट जी आपने 185 डॉलर देने हैं, आपने अपनी फाइल बनानी है, आपने इस तरह अप्लाई करना है, देन आपका वीजा लग जाएगा। क्यों भाई, कनाडा एक वेल डेवलप्ड कंट्री है, वो क्यों इतनी आसानी से वीजा देगा आपको? तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। इस सब के बावजूद जो कनाडा का वीजा रेशो है, अगर मैं उस पर बात करूं तो कनाडा वीजा रेशो सिर्फ और सिर्फ 3 to 5% है। इस बात पे बहुत सारे लोग इत्तेफाक करेंगे और बहुत सारे लोग मेरी इस बात को तरदीद करेंगे। अब जिन लोगों को तो ये अपडेट्स पता है या इनके बारे में, इन चीजों के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है, वो इस चीज को समझेंगे। अब जिन लोगों को नहीं पता, अपनी एप्लीकेशंस के ऊपर बस जिद है, वो लोग इस चीज को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि कनाडा की वीजा रेशो जो है वो 3 to 5% है। आज से 1-2 साल पहले भी यही रेशो चल रही थी। सिर्फ फर्क क्या आया था कि कनाडा ने अपनी जो पॉलिसीज हैं उनमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन की थी। उन रिलैक्सेशन का गलत फायदा उठाते हुए हर दूसरे शख्स ने अपनी कनाडा की फाइल बनाना शुरू कर दी। इससे नुकसान क्या हुआ, जिन लोगों की फाइल 100% एक्यूरेट थी या जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे थे, उनको भी कनाडा ने इग्नोर करना शुरू कर दिया। अब अगर इसी टॉपिक पे मैं बात करूं कि कनाडा में जो रिकंसिडरेशन है, आप रिकंसिडरेशन भी अभी कोई करने का फायदा नहीं है। उसकी वजह क्या है कि देखिए, जब आपने 185 कैनेडियन डॉलर का सुना कि जी 185 कैनेडियन डॉलर में आपको वीजा मिल रहा है कनाडा का, बेतहाशा लोगों ने फाइल बनाना शुरू कर दी। कनाडा ने क्या किया कि कनाडा ने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया। शिनूक सॉफ्टवेयर का पूरा प्रोसेस मैंने बयान किया हुआ है अपनी रिसेंट वीडियोस में। ये प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर चेक कर सकते हैं। शिनूक सॉफ्टवेयर के थ्रू सारा प्रोसेस होने लग गया तो कनाडा ने तो इग्नोर करना शुरू कर दिया। 12,80,000 से ज्यादा एप्लीकेशंस इस वक्त कनाडा के लिए जो सबमिट हुई हैं वो खाली पाकिस्तान से हुई हैं। तो कनाडा ने ऑल ओवर द वर्ल्ड ना सिर्फ पाकिस्तानी नेशनलिटी, बहुत सारी नेशनलिटीज के साथ ऐसा ही किया है। लेकिन इस बात को समझें, जो 100% क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं उसको, उनका क्या कसूर है? उनको भी कनाडा ने इग्नोर करना शुरू कर दिया। अब दूसरी चीज आ जाती है कि कनाडा के लिए अगर रिकंसिडरेशन करें तो क्या इसका कोई रिस्पॉन्स होगा? कनाडा की रिकंसिडरेशन करने का फायदा है? तो मैं स्ट्रेट अवे कहूंगा कि कनाडा रिकंसिडरेशन करने का कोई फायदा नहीं है। अब यहां पर अगर कोई भी एजेंट, कोई भी कंसल्टेंट मेरी वीडियो देख रहा है तो वो इस बात पर एग्री करेगा, जो समझदार बंदा है, कि कनाडा का रिकंसिडरेशन का कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा जो रिकंसिडरेशन के नाम पर पैसे कमा रहा है, बिल्कुल तरदीद करेगा इस बात की। तो कनाडा रिकंसिडरेशन का कोई फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है? देखिए, कनाडा यहां पर भी आपको अब इग्नोर कर रहा है। रिकंसिडरेशन में हर केस रिकंसिडरेशन के लिए नहीं होता। अब हमारे जो सो कॉल्ड टिकटॉकर्स थे जिन्होंने 185 कैनेडियन डॉलर में आपको कनाडा पहुंचाने का एक अलम उठाया था, अब वही लोग कहते हैं कि जी अच्छा कोई बात नहीं, रिफ्यूजल आ गया, आप रिकंसिडरेशन कर दें। ठीक है जी, रिकंसिडरेशन कर देते हैं। रिकंसिडरेशन में जब केसेस डालते हैं, केसेस अप्लाई करते हैं रिकंसिडरेशन में, तो होता क्या है कि आपने वेब फॉर्म के थ्रू कॉन्टेक्ट करना होता है IRCC को। IRCC या कॉन्सुलेट इस्लामाबाद, आपको फिर वहां से रिस्पॉन्स आता है कि थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर रिस्पॉन्स। 2 से 3 दिन बाद एक नया रिस्पॉन्स आता है कि आपकी एप्लीकेशन फला एम्बेसी में, मोस्टली पाकिस्तान की जो एप्लीकेशंस होती हैं वो अबू धाबी एम्बेसी में उत्पन्न होती हैं। आपकी जो एप्लीकेशन है वो अबू धाबी एम्बेसी में ओपन है, तो लिहाजा आप डायरेक्ट अबू धाबी एम्बेसी में कॉन्टेक्ट करें। आप फिर क्या करते हैं कि अबू धाबी एम्बेसी में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करते हैं, तो वहां पर आपको क्या मिलता है? एक दचका मिलता है, आपको हमने रिफ्यूज कर दिया है, लिहाजा अब हम आपकी एप्लीकेशन को परमानेंटली क्लोज करने जा रहे हैं। अब इसका नुकसान क्या होता है कि इसका नुकसान कोई नहीं है, इसका फायदा भी कोई नहीं है। आपने न्यू स्क्रैच से नई एप्लीकेशन के साथ फिर जाना है। रिकंसिडरेशन ये है।
पहले होता था कि रिकंसिडरेशन में डाला तो आपकी एप्लीकेशन को दोबारा ओपन किया जाता है। अब देखें, एक वीजा फाइलिंग ऑफिसर ने चाहे शिनूक सॉफ्टवेयर के थ्रू ही रिजेक्ट क्यों ना की हो एप्लीकेशन, अब जब आप रिकंसिडरेशन में डालते हैं तो सेकंड जो वीजा फाइलिंग ऑफिसर जिसके पास दोबारा से वो एप्लीकेशन जाती है, वो पहले वीजा ऑफिसर की जो कंडीशंस हैं उनको काउंटर करने के लिए वजूहात ढूंढेगा। अब जो सेकंड वीजा ऑफिसर है उसके लिए ये मुश्किल होता है कि वो पहले वीजा फाइलिंग ऑफिसर की जो कंडीशंस हैं, चाहे उसने शिनूक सॉफ्टवेयर का यूज करते हुए क्यों नहीं लगाई हो, तो उसको काउंटर करना उसके लिए मुश्किल होता है। इस बात को आप समझ लें कि कनाडा के लिए अगर आप रिकंसिडरेशन डाल रहे हैं तो हर केस रिकंसिडरेशन के लिए नहीं होता, हर केस रिकंसिडरेशन के लिए नहीं होता, इस बात को आप समझ लें। मेरे पास रोजाना की बुनियाद पर बेशुमार कॉल्स आती हैं और बहुत सारे रिफ्यूजल लेटर आते हैं। मैं अब उनकी लिस्ट तो खैर बना के चेक का आपको करवा नहीं सकता, तो नॉर्मली अगर मैं एवरेज निकालूं तो 10 से 12 रिफ्यूजल मेरे पास डेली आ रहे हैं, 10 से 12 रिफ्यूजल्स। तो जब 10 से 12 लोगों को मैं यही बात कहता हूं कि भाई आप रिकंसिडरेशन का कोई फायदा नहीं है, तो जैसे कि भाई रिकंसिडरेशन हम करके देख लेते हैं, मैं आगे से बोल देता हूं भाई आप कर लें, आप अपना वो क्या कहते हैं कि अपना मन राजी कर लें, तो लेकिन रिकंसिडरेशन का कोई फायदा नहीं। फिर जो कर लेते हैं वो दोबारा मुझे कांटेक्ट करते हैं कि हाँ जी भाईजान कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तो दैट्स वाई कि आपने इस चीज को समझना है। वीडियो बनाने का जो बेसिक पर्पज है वो यही बताना था कि रिकंसिडरेशन हर केस की नहीं होती, और दूसरा कनाडा की वीजा रेशो क्या है, ये चीज आपको बताना मकसूद था। अपने और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।